ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम समाचारों में सुन रहे हैं कि अमेरिका कैलिफोर्निया की आग से त्रस्त है। हम सुन रहे हैं कि कैलिफोर्निया के इतिहास में ऐसी आग पहले कभी नहीं लगी। यद्यपि वहां आग लगती रहती है, लेकिन ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसी आग कभी नहीं लगी। लगभग 40,000 एकड़ भूमि में सब कुछ नष्ट हो रहा है। 10,000 बहुत सुंदर बंगले, जिसमें बड़े बड़े धनाढ्य लोग, फिल्मी सितारे रहा करते थे, जल के राख हो गए। और 12.5 लाख करोड़ का अब तक नुकसान हुआ है। 12.5 लाख करोड़ डॉलर। और अभी आग बुझ नहीं रही है। संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति जो दावा करती है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास साइंस है, उसके पास धन है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो महाशक्ति विवश है। कैलिफोर्निया में पहले भी आग लगी है, लेकिन इस बार जो तांडव देखा है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, जल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 7,500 अग्निशमन कर्मी रात दिन आग बुझाने में लगे हैं, वायुसेना लगी है, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ रही। उसका कारण बता रहे हैं कि वहां कल सुना था 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है, तूफान चल रहा है। अब तक उन कारण के रूप में ये देखा जा रहा है कि आग का बहुत बड़ा कारण फैलने का ये तूफान है। आग लगने का कारण गर्म हवाएं हैं। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया की आग देखी है, वहां जंगलों में आग देखी। 50 करोड़ लोग, जानवर मारे गए, 50 करोड़ कुछ वर्ष पहले। ब्राजील के जंगलों में आग लगी, तब कहा गया ब्राजील शायद धरती का 20% ऑक्सीजन वो जंगल देते हैं, वो जल गए। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे जांच करेंगे तो कारण मालूम पड़ेगा, लेकिन ये भी आशंका वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वे जो भी कारण बताएं, इसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये आग की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। एक दिन ऐसा होगा कि सारी धरती कैलिफोर्निया बन जाएगी। इतना सुंदर शहर लॉस एंजल्स अब राख हो गया, श्मशान हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विकास, आधुनिक तकनीक प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने इतनी असहाय हो जाएगी। साइबेरिया में हीट वेव चलेंगी, मॉस्को में, वॉशिंगटन में हीट वेव चलेंगी, जो कुछ साल पहले चली कोरोना के बाद। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अरब देशों में बाढ़ आएंगी, ऐसा भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, उनकी तीव्रता में भी बढ़ोतरी हुई है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उनकी आवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन कोई भी
यह विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इसका मूल कारण क्या है। यद्यपि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी आज और एक समाचार सुना कि आग के बाद कैलिफोर्निया में पानी की समस्या होगी, वहां पानी नहीं मिलेगा। धरती के अंदर पानी कम हो रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं। आखिर होगा क्या? चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे दावानल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, यह अहंकारी मनुष्य बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। विश्व के नेता बैठते हैं, चिंताएं करते हैं और चिंता ये करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोको, और उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करो, लेकिन करता कोई नहीं। कोई मीथेन को उत्तरदायी मानता है, कोई उसके लिए पशुओं को उत्तरदायी मानते हैं। अधूरे ज्ञान वाले ऐसे ही निष्कर्ष निकालेंगे। अगर कोई से पूछे कि आज से 100 साल पहले इतनी प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं आती थी, उस समय पशु बहुत ज्यादा मात्रा में थे, खूब मीथेन निकलती होगी, और 100 वर्ष पहले सभी लोग चूल्हे से ही रोटी बनाते होंगे, लकड़ियों से बनाते होंगे, कहीं की केरोसिन से बनाते होंगे। शायद 100-150 साल पहले चूल्हे से ही बनती होगी विश्व में, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती होगी, लेकिन फिर भी ऐसा तांडव नहीं सुना जाता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मौसम स्थिर रहता था, सर्दी के समय में सर्दी होगी, वर्षा के समय वर्षा होगी, गर्मी के समय में गर्मी होगी, लेकिन आज कुछ भी स्थिरता नहीं है। फसल पकने को होती है तभी वर्षा आ जाएगी, फसल खराब करेगी, ओलावृष्टि होगी। पहले ऐसा बहुत कम होता था। मैंने जहां तक इसका कारण समझा, आज संसार इसको समझे या न समझे, हमारे देश की सरकारें, दुनिया की सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समझे या नहीं समझे, वैज्ञानिक अर्थशास्त्री समझे या न समझे, इस धरती को नष्ट करने के लिए इस धरती पर 2 सबसे बड़े राक्षस, नहीं कहूंगा मैं, पिशाच कहूंगा। पिशाच राक्षस से भी दुष्ट होता है। वे हैं, पहला राक्षस है, पिशाच कोई समझे नहीं तो राक्षस ही बोल दूं। पहला क्रूर राक्षस है विकास, और दूसरा क्रूर राक्षस है जीडीपी। ये दोनों बुरे नहीं हैं, लेकिन दोनों की जो अवधारणा आज प्रस्तुत की जा रही, जो पश्चिमी परिभाषा हमने स्वीकार कर लिया, वो पश्चिमी परिभाषा इन दोनों की धरती के सबसे बड़े राक्षस हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये अलग अलग नहीं है, इनका आपस में एक दूसरे से लिंक है। हम भी अपने देश को 1947 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अर्थात दोनों राक्षसों को हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां अच्छे रोड होंगे, अच्छे एयरपोर्ट होंगे, अच्छी रेलें होंगी, अच्छी बसें होंगी, सब बिजली से चलेंगी, पेट्रोलियम का उपयोग नहीं होगा। बिजली कहां से आएगी? यूरेनियम से आएगी। और कहां से आएगी? सोलर प्लांट लगेंगे। जो व्यक्ति या जो देश जितनी अधिक ऊर्जा की खपत करता है, वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। इसका अर्थ है कि 1947 तक अपना भारत ऊर्जा की बहुत अधिक खपत करेगा। कैसे खपत करेगा? उसे शरीर से, हाथों से, पैरों से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बिजली से, मशीनों से करेगा। यह विकसित है।
एक व्यक्ति अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने कपड़े धोता है, हाथों से धोता है, मंजन करता है, पाउडर या नीम की दातुन करता है। माताएं चक्की पीसती हैं हाथों से, सिलबट्टे से मसाला पीसती है, हाथों से बिलौना करती हैं। खेती में काम करते हैं पुरुष, बैल का हल चलाते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं और पशु पालते हैं। यह पिछड़ेपन की निशानी। माताएं अगर चूल्हे पर रोटी बनाती हैं तो पिछड़ेपन की निशानी। कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोटियां बनाती हैं, अचार पापड़ बनाती हैं, इनको ड्रोन पायलट बनाना है क्योंकि विकसित करना है। अगर ऊर्जा की खपत ही विकास का मानदंड है तो इसका अर्थ हुआ कि इस धरती पर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और ऊर्जा के उत्पादन के जितने स्रोत प्राकृतिक हैं, डीजल पेट्रोलियम या पेट्रोलियम में समाप्त हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि ये धरती से निकालेंगे तो क्या होगा, धरती में खोखलापन होगा, वैक्यूम पैदा होगा। पानी निकालने से, पेट्रोलियम निकालने से, कोयला निकालने से और खनिज निकालने से अगर किसी को पता चलता है सरकार को कि उस खेत में ट्यूबवेल में गैस आ रही है तो तुरंत वहां गैस निकालने का काम शुरू हो जाएगा। अर्थात धरती के अंदर कुछ मिल गया तो उसे तुरंत निकालो क्योंकि हमें विकसित होना है। फिर उसके कारण भले ही भूकंप आवे और उसके उपयोग से भले ही वायु प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण होने के बाद भले ही तापमान बढ़े धरती का, वो बढ़ने दो, पर हमें विकसित होना है। जरा सोचें कि अगर हम अपने हाथों से काम करते तो कितनी बिजली की बचत होती। पर अपने हाथों से काम करना विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना है मशीनों से काम करना। इससे दो फायदे होंगे, विकास भी होगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। अगर घर में माताएं सिलबट्टे से मसाला, मिर्च, धनिया, हल्दी पीसती हैं और अपने खेत में अगर बो लिया वो, तो पैसा तो बाजार में गया नहीं, तो जीडीपी घट गई और बिजली की खपत हुई नहीं तो पिछड़े रह गए। बिलौना किया, वो भी अपनी गाय है, उसका दूध है, हाथों से किया, उसमें बिजली नहीं जली, मशीन नहीं लानी पड़ी, गांव के सुथार ने बना दिया और उसे हाथों से बिलौना कर लिया। वही हमारी जीडीपी घटी। ये जीडीपी हमारा योगदान नहीं रहा, हमने पैसा ही नहीं दिया किसी को। अगर आज भारत के लोग सभी घर पर भोजन बंद करके और बाजार में होटल पे खाने लग जाएं, तो देखिए जीडीपी भारत की दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगी। ये कौन सा मूर्खता का, ये किस दर्जे की मूर्खता कहें से। अगर मैं अपने हाथ से रोटी बना के खा लेता हूं तो जीडीपी मेरा योगदान नहीं है। अगर मैं होटल में जाके खाता हूं, भले उसे कर्ज लेना पड़े, मैं कर्ज लूंगा तो अभी बाजार से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, किसी और फाइनेंस कंपनी आजकल गली गली मोहल्लों में खुल गई, उनसे पैसा लिया, फिर उसी को बाजार में खर्च करूंगा, अपना अनाज बेच दूंगा, रोटी पैक फूड मंगाने लग जाऊंगा या होटल में खाने लग जाऊंगा, तो जीडीपी कितनी बढ़ेगी। अर्थात दूसरों पर निर्भर रहना ही जीडीपी बढ़ाने का उपाय है। अपने आप काम करना पिछड़ेपन की निशानी है। सोलर प्लांट बड़े बड़े लग रहे हैं। बीकानेर में
एक बार पेपर में पढ़ा कि 100 तालाब सूख गए, सोलर प्लांट लगे हैं इसलिए। सोलर प्लांट लगाएंगे तो धरती का तापमान बढ़ेगा, उस क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा। अगर आप एसी ज्यादा लगाएंगे तो धरती का तापमान बढ़ेगा। एसी कम मकान की गर्मी को बाहर फेंकता है, रोड पे गर्मी बढ़ेगी। जिनके पास एसी नहीं है वो मरेंगे, उनको तकलीफ होगी, उनको भी एसी चाहिए। बिना बिजली के हम रह नहीं सकते। हमने खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने से लेकर के हर दिनचर्या हमारी दूसरों पर निर्भर है। स्वतंत्र है ही नहीं। अगर हम अपने आप कोई मंजन बना करके उपयोग कर लें या मंजन प्रयोग कर लें तो दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी डॉक्टरों का पैसा नहीं पहुंच रहा था, फार्मा कंपनी बेकार बैठी थी। सारा जो भी विकास है, जो भी जीडीपी की धारणा है, वो सब फार्मा कंपनियों से तार जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति दूध बेच करके बाजार से चाय लाता है, चीनी लाता है, तो जीडीपी बढ़ी। दूसरे सन तो उसको चाय पीना सिखा दिया। गुड़ बनता था, आपने कभी देखा होगा गुड़ कहीं बन रहा है किसी कोलू पर तो दुर्गंध नहीं आएगी, वहां सुगंध आएगी, बहुत अच्छी सुगंध आती है। अब पहले कोलू बैल खींचा करते थे, कोलू बैल से चलता था, कोई प्रदूषण नहीं था। लेकिन इस राक्षस ने आके कहा कि प्रदूषण क्यों नहीं कर रहे, प्रदूषित करो, पैसा दो। किसको दो? बड़ी बड़ी कंपनियों को दो, पेट्रोलियम कंपनी को दो, डीजल पंप सेट खरीदो, उससे कोलू चलाओ। तो गुड़ में जो सुगंध आती, एक तरफ सुगंध और दूसरी तरफ उस मशीन का दुर्गंध, पेट्रोलियम का। चलो कोई बिजली से भी करता होगा। अब चीनी मिल के पास जाइए, आप चीनी मिल के बाहर से निकलेंगे तो उससे कितनी दुर्गंध आती है कि आपको नाक पर रुमाल रखना पड़ेगा। अगर आप रेल में भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और पास में चीनी मिल है तो आपको दुर्गंध आएगी। ये किसने प्रदूषित किया? आराम से व्यक्ति गन्ना खा रहा था, रस पी रहा था, गुड़ खा रहा था बैलों से निकाल कर, कोई प्रदूषण नहीं था। कोई न धरती का प्रदूषण, न वायु का प्रदूषण था, न जल का प्रदूषण था। सारा शुद्ध अशुद्ध किसने किया? चीनी मिलों का कचरा धरती पर आया, उसको अशुद्ध किया। पानी में गया तो उसको अशुद्ध किया। पहले रुई अपने आप कपास से रुई निकालते थे घर में, हमारे घर में मैंने देखा रुई निकालते, उससे धागा सूत बनाते, सूत बना के बुनकर उसे बुनता, रजाई बुनता और भी कपड़े बुनता। कहीं कोई प्रदूषण नहीं था, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। हाथ की ऊर्जा, पशुओं की ऊर्जा, ये ऊर्जा चला करती थी। अब क्या होता है? अब तो सब कुछ मार्केट पर निर्भर है और उन वस्त्रों में क्या क्या होगा कोई नहीं कह सकता। वस्त्रों में भी कैसे कैसे केमिकल डाल सकते हैं, रंग के बहाने और किसी बहाने, और प्योर सूती के जगह पर सिंथेटिक कपड़े आ गए। सिंथेटिक कपड़े जहां बनते होंगे वहां उन फैक्ट्रियों में कितना प्रदूषण होता होगा। लेकिन बुनकर बुनेगा तो कोई प्रदूषण नहीं है, परंतु हमें प्रदूषण चाहिए क्योंकि हमें विकास करना है, ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। शरीर की ऊर्जा का नहीं करना, मशीन की ऊर्जा का करना है, बिजली का करना है। अब और देखिए आप, पहले वैद्य जड़ी बूटियां खेत से लाता, जंगल से लाता, कहीं से लाता, पीस के और दवाई बना लेता, कोई प्रदूषण नहीं था, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। अब आयुर्वेद औषधियां अभी मशीनों से बन रही हैं, बड़ी मात्रा में बन रही हैं। और ये और देखा मैंने कि आयुर्वेद के सिरप, आयुर्वेद की गोलियां, आयुर्वेद के अवले, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं। सोडियम बेंजोएट पता नहीं कौन कौन से डाले जा रहे हैं। एक वैद्य से मैंने कहा,
मैंने कहा मेरे पास भेषज रत्नावली है, आयुर्वेद सार संग्रह भी है, चरक संहिता भी है, सुश्रुत संहिता भी है। मैंने उसमें किसी योग में प्रिजर्वेटिव नहीं पढ़ा, पूरा आयुर्वेद नहीं पढ़ा, पर जो जो मैंने पढ़े उनमें कहीं नहीं है कि प्रिजर्वेटिव ये डालें। तो ये आयुर्वेद जो कंपनियां हैं ये क्यों डालती हैं? वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मानदंड बना लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए डालना ही पड़ेगा, नहीं तो खरीदेंगे नहीं। प्रिजर्वेटिव डालने से बीमारी बढ़ाई। एलोपैथी का विष उस राक्षस ने हमारे देशी प्राकृतिक आयुर्वेद के अंदर भी घुसा दिया वायरस। कौन सा वायरस? प्रिजर्वेटिव का, ताकि आयुर्वेद भी हमें वो लाभ न दे सके जो देता आया है अब तक करोड़ों साल से। फिर भी एलोपैथी की फार्मेसी के पास होके गुजरे और किसी आयुर्वेद की फार्मेसी के पास से होके निकले आप, तो देखिए आयुर्वेद की फार्मेसी के पास वो दुर्गंध नहीं होगी जो एलोपैथी दवाइयों के कारखाने के बाहर दुर्गंध होगी। हमें दुर्गंध चाहिए, क्योंकि इस राक्षस ने, विकास के राक्षस ने, जीडीपी राक्षस ने सारी दुनिया को मिटाने का संकल्प ले रखा है। पहले गोबर की खाद डाला करते थे, घर की गाय है, घर की भैंस है, उसका गोबर खेत में डालो। कहीं कोई कम फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, किसी बिजली की जरूरत नहीं है, किसी तेल की जरूरत नहीं है, पेट्रोलियम की किसी की जरूरत नहीं है, वो गोबर खेत में डाल दिया। और हमें बाजार में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब क्या किया इस राक्षस ने कि नहीं, पैसा दो बाजार से लाओ और जहर लाओ। अपनी गाय का गोबर क्यों, जहर खरीदो ना, डीएपी खरीदो, यूरिया खरीदो। वो लाने लगे और यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड ये जितने भी बन रहे हैं, उनकी फार्मेसियों के उन कंपनियों के बाहर, फैक्ट्रियों के बाहर जाके देखो कितनी दुर्गंध आ रही होगी, कितना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण हो रहा होगा। इस राक्षस ने वहां भी सारा प्रदूषित कर डाला। किसी भी पद्धति से बिजली बनाइए, जो शौक लग रहा है कि सभी बैटरी से बसें चलेंगी, बैटरी से कारें चलेंगी, सबको बिजली से ट्रेनें चलेंगी। आज हम देखते हैं, मैं भीनमाल की बात कर रहा हूं, यहां का बिजली सिस्टम सारा करीब 1960 का है, मुझे किसी ने बताया, इंजीनियर ने। अब इस समय थोड़ा लोड बढ़ा किसानों का, तो लाइट बार बार कटेगी। ये स्थिति अपने देश की है और उसमें आप सोचते हैं कि हर वाहन बैटरी से चले, सब जगह बैटरी, और बैटरी बहुत हो जाएंगी। पहले तो वो चार्ज कहाँ होंगी, कहां से लाओगे बिजली? जो भी करोगे बुरा ही करोगे। अगर सब जगह हमने सोलर प्लांट लगा दिए तो खेती बंजर हो जाएगी, गर्मी से हो जाएगी। बीकानेर में पक्षी मर गए, तितलियां मर गई, मधुमक्खियां मर गई गर्मी से, लेकिन उसकी हमें कोई चिंता नहीं। हमें बिजली बनानी है, क्योंकि हमें विकसित होना है, हमें अमेरिका को दिखाना, हमें चीन को दिखाना, हमें रूस को दिखाना, हमें यूरोप को दिखाना है। अब देख लो अमेरिका को, हाथ बांधे खड़ा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। जो अपना घर नहीं बचा सका, जिसने अपनी घर में लगी आग को जो नहीं रोक पा रहा है, वो हमारा क्या करेगा? हम उसी को मॉडल बनाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जितना बिजली का उपयोग करेंगे, गाड़ी भी बिजली से चल रही है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां रहेगा गाड़ी के अंदर। मकान में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी रहते हैं, वहां भी इसी में रहते हैं, गाड़ी में भी उसी में रहेंगे, रेल में भी उसी में रहेंगे, बस में भी उसी में रहेंगे। इस वेव से कभी पीछा छूटेगा क्या? मोबाइल में ये फील्ड है, रेडियो वेव्स हैं, कितनी माइक्रोवेव्स पैदा कर ली। जितनी तकनीक बनाएंगे उतना ही वेव्स हम इस धरती पर भर देंगे। हमने पूरे धरती को, पूरे वायुमंडल को, पूरे आकाश को, धरती के आसपास वो एक वेव्स का चैम्बर बना दिया है।
जो वेव्स सूर्य से आती थी, चंद्रमा से आती थी, तारों से आती थी, उन्हीं वेव्स के लिए हम पैदा हुए, उन्हीं के लिए हम डिजाइन थे। लेकिन आज इतनी तरह की वेव्स आप ले आए, विकास के नाम पर ये राक्षस ले आए कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हानिकारक वेव्स नहीं है। जंगल में चले जाओ तो वहां भी आप ले गए, तब क्या होगा? तब आग ही तो लगेगी। आग लगते क्यों है? धरती का तापमान बढ़ता क्यों है? समुद्री जल का तापमान बढ़ता क्यों है? क्यों तूफान आते हैं? पहले धरती के तापमान की बात करते हैं। आपने धरती को विषैला बनाया, गली गली में झाड़ू लग जाएगा, कचरा ले जाएगी गाड़ी, कचरा ले जाके कहां डालेगी? उसका आप कुछ कर भी लें, उसको रिसाइकलिंग नाम देते हैं। जो भी रिसाइकिल करोगे, जिस पद्धति से करोगे, तब भी आप ऊर्जा को खर्च करोगे, तब भी आपको बिजली चाहिए, वहां भी प्रदूषण होगा। बड़ा प्रदूषण, स्थूल प्रदूषण की जगह पर सूक्ष्म प्रदूषण होगा, फिर वो दिखेगा नहीं। हम केवल उसे प्रदूषण कहते हैं जो हमें आंखों से दिखता है। आंखों से डीजल का धुआं दिखता है, सीएनजी का नहीं दिखता। लेकिन सीएनजी का धुआं डीजल से ज्यादा हानिकारक है, इसकी हम चिंता ही नहीं करते। इसको भले ही वैज्ञानिकों ने कहा, CSIR के वैज्ञानिकों ने बताया, गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में खुद ही कहा कि हाँ, डीजल का धुआं पेट्रोल के धुएं से ज्यादा सीएनजी का धुआं ज्यादा खतरनाक है, वो दिखता नहीं। लेकिन फिर भी सुनता कौन है? इसी प्रकार ये जो कचरे के ढेर हैं, फिर बैटरीज के ढेर होंगे। जब सोलर प्लांट लगाएंगे, सब जगह सब बैटरी से चलेगा, तो बैटरियों के ढेर का क्या होगा? उस कचरे का क्या करेंगे? उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे? रिसाइकल हम समझते हैं जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक का रिसाइकिल कर पिघला के दूसरा चीज बना देंगे। पहले प्लास्टिक बनाया था तब कितना वायु प्रदूषण हुआ था, फिर उसे गलाएंगे तो कितना वायु प्रदूषण होगा, फिर गला करके दूसरी चीज बनाएंगे, फिर कितना प्रदूषण होगा, फिर उसको भी गलाएंगे। अर्थात प्रदूषण के चक्र में ये विकास और जीडीपी फंसा रहा है। किसका विकास हो रहा है? अगर हम खाने पीने की चीजों की बात करें तो अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि पिछले 50 साल में हमारे खाद्य वस्तुओं, अनाज में, फल में, सब्जी में पोषक तत्वों की मात्रा 45% कम हो गई। 50 साल पहले मैं 13 वर्ष का था, तो 13 वर्ष पहले जो मैं गेहूं खाता था, 100 ग्राम गेहूं खाता था, आज उसके वो 50 ग्राम के बराबर, आज वो 200 ग्राम के बराबर है। 200 ग्राम खाऊंगा तब वो 100 ग्राम के बराबर पोषक तत्व मिलेंगे। यही स्थिति सब्जियों की, यही फलों की, यही सूखे मेवों की। खाने की क्षमता हमारी कम हो गई। पहले कोई व्यक्ति 10 रोटी खाता, आज वो 4 खा सकता है, और 4 खाएगा उसमें 2 रोटी का लाभ मिलेगा। क्यों? 2 रोटी के पोषक तत्व तो पहले ही गायब है, आधे पोषक तत्व हो गए लगभग। दालों के पोषक तत्व कम हो गए। फल खाएगा, सोचेगा मैंने फल खा लिए, बादाम खा लिए, लेकिन खाया भूसा खाया। इन पोषक तत्वों को यह विकास का राक्षस खा गया और हमें पता ही नहीं लगा, हम प्रसन्न हो रहे। और जो बचते हैं उसका क्या होता है? उसका आप देखिए, खाद्य प्रसंस्करण, ये टेक्नोलॉजी, जितना प्रोसेसिंग करके जो भी खाद्य पदार्थ बनाएंगे वो उतना ही खराब होगा। पोषक तत्व आप अनाज लेंगे, साबुत अनाज अगर अंकुरित करके खाएंगे तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व होंगे। फिर साबुत दलिया खिचड़ी खाएंगे तो उससे थोड़ा कम होंगे। फिर आटा खाएंगे हाथ की चक्की का खाएं तो उसमें पोषक तत्व फिर भी ज्यादा रहेंगे। पर हाथ की चक्की मिटाई, क्योंकि हाथ की चक्की चलाना गंवारों का काम है। इन्होंने क्या कहा? ये गंवारों का काम है, पिछड़ों का काम है, आपको हाईटेक बनना है। इसलिए
आटा नहीं पीसना, बिलौना नहीं करना, फिर कोई भी डिलीवरी, कोई भी प्रसव कभी भी बिना सर्जरी के होगा ही नहीं। तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। एक सर्जरी होगी तो कितने पैसे बाजार में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल स्टोर के पास जाएंगे, फार्मा कंपनी के पास जाएंगे, और आने जाने के लिए वाहन में, बसों में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, मोटरसाइकिल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आने जाने में खर्च होगा ना, पैसा भी जाएगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा। एक पंथ दो काज, हमारे नहीं, उन राक्षसों के एक पंथ दो काज। वायु प्रदूषण बढ़ाए, जीडीपी बढ़ी, दवाई खानी पड़ी, जीडीपी बढ़ी, ऑपरेशन में खर्च हुआ, जीडीपी बढ़ी, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शरीर फिर बीमार हो गया और कोई रोग आ गए, फिर यही चक्र चलेगा, फिर जीडीपी बढ़ रही है। इस जीडीपी राक्षस के ये चंगुल से हम कब निकलेंगे? कभी निकलने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सोच इन पर तामस हावी है। पहले देखिए, एक व्यक्ति, पहले मैं भी था, कुएं से पानी खींचते थे, अंगुलियों का व्यायाम पूरा होता था, इस प्रकार से खींचते थे रस्सी से। आज ये हाईटेक लोगों को देखें, इनकी अंगुलियों से पूरी जिंदगी में क्या काम होता है? सिवा पेन पकड़ने के, पेन चलाने के, गाड़ी ड्राइविंग के, कौन सा काम करते हैं जो अंगुलियों पर जोर पड़ता है? पैरों पे कौन सा जोर पड़ता है? एक मंजिल भी जाना तो लिफ्ट में जाना, शौचालय में जाना तो सीट वाला शौचालय चाहिए, घुटने का काम ही नहीं है। अगर घुटने से काम कर लिया जाए, सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया जाए, व्यायाम करना शुरू कर दिया जाए, तो घुटनों के डॉक्टरों के पास पैसा कहां से पहुंचेगा? और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी कंपनियों का क्या होगा, फार्मा कंपनियों का क्या होगा? इसलिए यहां भी जीडीपी चाहिए और विकास भी चाहिए। विकास कैसा? अगर मैं नीम की पत्तियां खा के कोई रोग दूर कर सकता हूं, तुलसी के पत्ते खा करके रोग दूर कर सकता हूं, गोमूत्र खा के, दूध दही घी से रोग दूर कर सकता हूं, तो क्या होगा? एक तो मैं पिछड़ा रहूंगा, कुछ चमक दमक दिखेगी नहीं, और दूसरा बाजार में पैसा नहीं जाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ानी है और चमक दमक भी दिखानी है। कैसी चमक दमक? अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती रहो, एक नाक में एक नली डाली हुई है, दूसरी में दूसरी डाली हुई है, पेशाब की नली अलग डाली हुई है, और हाथों में इंट्रावेनस इंजेक्शन चल रहा है। 5 स्टार सुविधा वाले वार्ड में भर्ती हैं। कितना विकास किया हमने? आदमी आराम से खाट पे बैठा है, व्यायाम कर रहा है, अपनी सामान्य जड़ी बूटियों से, हल्दी के किचन, अपनी रसोई के सामान से ठीक हो रहा है। वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ रही है, विकसित नहीं दिख रहे। बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए। हमने हॉस्पिटल बढ़ाए, किसका विकास किया? स्वास्थ्य का विकास किया। क्या कोई हॉस्पिटल किसी व्यक्ति को स्वस्थ भी करता है? चिकित्सा तो करता है, और चिकित्सा ऐसी करता है कि उसे बार बार चिकित्सा ही करानी पड़े। अगर एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का ग्राहक तैयार नहीं किया तो काय की डॉक्टरी है? पेन किलर खिला खिला के, ऑपरेशन करा के पेन किलर एंटीबायोटिक खाना ही पड़ेगा। तो गुर्दे का जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, उसका तो काम बनेगा ना, उसका ग्राहक तैयार हो रहा है आगे चल के, क्योंकि गुर्दे में पथरी होगी या गुर्दा खराब होगा, या हार्ट अटैक होगा तो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट का काम बढ़ रहा है, उसको काम मिल रहा है। कितनों को रोजगार मिल रहा है, कितने कंपाउंडर लगे, कितने फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। ये कितनी जीडीपी बढ़ रही है और विकास भी दिख रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं दिखे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया रोड नहीं दिखे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखे, तो विकास कैसा? ये सारा विकास आग में स्वार हो रहा है कैलिफोर्निया में। बड़े सपने लेकर के उन्होंने आलीशान बंगले बनाए होंगे। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमें उन बंगलों को छोड़ के भागना पड़ेगा और बंगलों की चिता जलते हम देखेंगे दूर खड़े। ये विकास और जीडीपी इन राक्षसों की देन है।
आप देखिए पहले आदमी मिट्टी से नहाता था, मुल्तानी मिट्टी, तो उसके लिए कोई बिजली की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है, और चर्म रोग से बचता था। अब साबुन होगा तो चर्म रोग भी होगा और दूसरे भी रोग होंगे, कैंसर भी पैदा करते। साबुन में भी ऐसे ऐसे सुगंध वाले कृत्रिम सुगंध मिलाई जाती हैं जिससे कैंसर हो, तो उससे क्या होगा? कैंसर होगा। इसका अर्थ है कि जीडीपी बहुत बढ़ रहा है। जब तक जिएगा अपना घर बेचेगा, खेत बेचेगा, सब कुछ बेचेगा, डॉक्टर को देगा, तो बाजार में कितना पैसा गया। कैंसर नहीं है तो वो तो किस काम का, देश का। अगर आदमी रोगी नहीं हुआ तो देश के किस काम का है वो, उसकी जीडीपी में कोई योगदान ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि आप स्वतंत्रता से जी नहीं सको, ये जीडीपी जी नहीं सको, ये जीडीपी है, ये विकास है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ाई, एआई का आविष्कार हुआ। जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ हमारी स्मरण शक्ति कम हो गई। जब से कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ गणना शक्ति हमारी कम हो गई। छोटी छोटी गणनाओं के कैलकुलेटर चाहिए। एआई का प्रयोग करेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो बुद्धि भी हमारी खोखली हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और उस समय एआई खत्म हो जाए तब क्या होगा? हम पशु बन जाएंगे, पशु। और ये बड़े बड़े लोग जो इन दो राक्षसों को पैदा कर रहे हैं वो उनके भी गुरु हैं, उनसे भी बड़े राक्षस हैं कि उन्होंने इसको पैदा किया है, उन्होंने सिखाया है। वो आपको अपने डंडे से मन चाह हाँकेंगे, जैसे पशु को डंडा लेके फिरते हैं ना, कहीं भी ले जाओ। हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, मनुष्य के एक संकेत पर चलता है। सर्कस में शेर नाचता है, एक दुबले पतले व्यक्ति के संकेत पर नाचता है। वैसे ये मनुष्य नाचेगा, क्योंकि बुद्धि तो निकल जाएगी, एआई का उपयोग करने लग जाएगा। मैं फिर अपील कर रहा हूं, एआई का उपयोग करने वाले सावधान रहें। ऐसा तो नहीं है कहीं वो कि अपने ही बुद्धि की चोरी करवा रहे हो, कोई चोरी कर रहा हो। और दूसरा क्या, सब उपलब्ध करा दिए डाटा, सारी जानकारी उपलब्ध, एआई सबकी चोरी कर लेगा। सबसे बड़ा चोर है धरती का एआई आज। और कहीं कहीं करा लीजिए कॉपीराइट, कुछ भी करा लीजिए, एआई चुराएगा, दूसरों को दे देगा। कितना विकास हो रहा है। अब आते हैं कि तापमान बढ़ता क्यों। समुद्र की बात करें पहले। समुद्र में परमात्मा ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए, सारे दिन रात समुद्र में हलचल करते रहते हैं। मछलियां नीचे से आएंगी, ऊपर आएंगी, ऊपर से नीचे जाएंगी। एक जल के तापमान को बैलेंस करती हैं मछलियां। अगर कोई पानी है और उसको लगातार उसमें हलचल होती रहे तो उसका तापमान स्थिर नहीं रहे, स्थिर रहेगा। और अगर वो शांत रहे तो ऊपर गर्म होगा, नीचे ठंडा होगा। यद्यपि हलचल तो लहरों से वैसे ही होती है, लेकिन उसमें जानवर जितने ज्यादा मात्रा में होंगे तो वो उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन वो जानवर मार के खा जाएगा मनुष्य, तो फिर ऊपर का तापमान, ऊपर की हलचल कम होगी और नीचे, इसलिए ऊपर तापमान बढ़ेगा तो कभी अल निनो कभी ला निनो। और वो जानवर उस समुद्री जल को शुद्ध भी करते हैं। आज हमने समुद्री जल को भी ऐसा अशुद्ध कर दिया, इतना जहरीला बना दिया, उन जानवरों का अस्तित्व खतरे में। और दूसरा, ये खाने वाले खा रहे हैं। हमारे यहां भी सरकारें नील क्रांति, मछलियों की क्रांति हो रही है, पिंक क्रांति, मांस। हरित क्रांति ने तो हमारी कृषि को नष्ट कर दिया। दुग्ध क्रांति ने हमारी देशी गाय को नष्ट कर दिया। पिंक क्रांति ने मांसाहार को बढ़ा दिया।
नील क्रांति ने मछली मांसाहार को बढ़ा दिया, इसका विकास हो रहा है, क्योंकि ये सब रोग कारक हैं। हरित क्रांति से पैदा हुआ अन्न रोग कारक है। दुग्ध क्रांति विदेशी नस्ल की गायों का दूध रोग कारक है। जो आज दूध के विरोध में वीडियो बना रहे हैं, वो विदेशी गायों के दूध को हमारी गायों के ऊपर थोप रहे। अब कुछ डेयरी वाले इंजेक्शन लगा के दूध दोहते हैं, वो भी हानिकारक है। ये किसने किया? विकास ने किया। हाथों से दूध धोना पिछड़ेपन की निशानी है, मशीनों से दूध धोना ये विकास की निशानी है। बैल से हल चलाना पिछड़ेपन की निशानी है, ट्रैक्टर से हल जोतना विकास की निशानी है। जिसमें प्रदूषण नहीं हो उसमें विकास, वहां विकास कहां है? प्रदूषण होना चाहिए। विकास कहता है प्रदूषण होना चाहिए। जीडीपी कहते हैं बीमार होने चाहिए और प्रदूषण भी होना चाहिए। कहीं भूकंप आया, मकान गिरे, मकान बनाएंगे, लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, चिकित्सा होगी, कितनी जीडीपी बढ़ेगी? युद्ध चल रहा है सारी दुनिया में। हथियार बनाए किस लिए? खेलने के लिए। फूल थोड़ी थे हथियार, मारने के लिए हथियार बनाए। और 3 साल से ज्यादा यूक्रेन युद्ध को हो गए। एक रूस को दबाने के लिए कितना प्रदूषण हो रहा है। एक एक मिसाइल कितना प्रदूषण करती होगी, एक एक बम कितना प्रदूषण करता होगा, पर किसको चिंता है? इजराइल हमस का, रूस यूक्रेन का, अब बांग्लादेश में आग लगाई, कहीं कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान में आग लग रही है। सब जगह युद्ध युद्ध युद्ध। ये विकास का निशान। क्योंकि जिस चीज का विकास होगा, गलत चीज का विकास होगा तो नाश करेगा ही। होड़ लगी है हथियार बढ़ाने की। भारत को भी विवश है हथियार बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी ओर भी बहुत से देशों की नजरें हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, पर जरा सोचिए कि आखिर इनका हथियार कंपनियां तो सोचेंगी कि युद्ध होने चाहिए। जो अंत्येष्टि का सामान बेचता है वो सोचता है मेरे ग्राहक आने चाहिए, अर्थात लोग मरने चाहिए। डॉक्टर सोचता है कि लोग रोगी होने चाहिए। जब विज्ञान व्यापार से जुड़ जाता है तो विज्ञान और विकास अभिशाप बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। आज हर चीज बाजार से जुड़ी है। हमने पैसे के लिए क्या क्या नहीं किया, पैसे कमाने के लिए क्या क्या तरीके नहीं खोज रहे। आज मैं सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी में हमने वेव से भर दिया सारा वायुमंडल को। वायुमंडल की गर्मी बढ़ने का अर्थ क्या है? वायुमंडल की गर्मी बढ़ने का अर्थ है कि वायुमंडल के वायु के अणु, हवा के अणु तेजी से वाइब्रेट होने लगे। जो उनका वाइब्रेशन है उससे ज्यादा उनकी गति बढ़ जाए तो तापमान बढ़ गया। किसी धातु को गर्म करेंगे तो अणु ज्यादा वाइब्रेट होंगे। किसी वस्तु का हीट का अर्थ ही है। तो जरा सोचें कि अगर बहुत सारे रेडियो वेव, माइक्रोवेव यहां भर दें तो क्या वायुमंडल के अणुओं की एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये सामान्य बुद्धि का भी सोचेगा कि वे तरंगे वायुमंडल के कणों से टकराएंगी, और टकराएंगी तो वायुमंडल के कणों के वाइब्रेशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो कैलिफोर्निया की आग भी लगेगी, ऑस्ट्रेलिया की आग लगेगी, ब्राजील के जंगलों में आग लगेगी और लगेगी। तापमान तो हम बढ़ा रहे ना। जितनी ऊर्जा बनाएंगे उतना ही तापमान बढ़ाएंगे। तापमान सोलर लाइट से बनाया, सोलर प्लेट के पास ही तापमान नहीं रहेगा, वो तापमान है ही, लेकिन बिजली का उपयोग करना मात्र भी तापमान को बढ़ाना है। सबसे निरापद ऊर्जा जो थी उसको हमने नष्ट कर दिया। हमने किसने नष्ट किया? 2 राक्षसों ने, विकास और जीडीपी। कैसे कर दिया कि हर व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करेगा। ऊर्जा का उपयोग करेगा तो निश्चित ही गर्मी बढ़ेगी।
जहां ऊर्जा बना रहे हैं वहां उत्पादन में भी गर्मी बढ़ेगी, और जहां ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वहां भी गर्मी बढ़ेगी। कोई भी ऊर्जा ऐसी नहीं है जिसमें ठंडक पैदा होती हो। एसी हो, फ्रिज हो, ये बाहर गर्मी फेंकते हैं, कोई ठंडक पैदा करने वाली एक भी वेव्स धरती की ऐसी नहीं है जो ठंडक पैदा करती है। सभी वेव में ऊर्जा होती है और सभी प्रकार की ऊर्जा में हीट अवश्य होती है, कम हो या अधिक हो। तो हीट तो हम बढ़ा रहे हैं। तो विकास का अर्थ है कि धरती में आग लगाना। विकास जीडीपी का अर्थ है कि धरती को श्मशान बनाना। बना कौन रहा है? पहले चूल्हे जलते थे, लोग कहेंगे कि चूल्हा जलने के लिए पेड़ कटेंगे। हाँ, पेड़ कटेंगे, करोड़ों साल से पेड़ कट रहे हैं, पर पेड़ लगाए जा सकते हैं। आज पेपरलेस जो ऑफिस पेपरलेस, सब पेपरलेस कर रहे हैं। पेपर बनाने के लिए पेड़ कटते हैं, सही बात है, लेकिन पेड़ तो लगाए जा सकते हैं। धरती पेड़ लगाने से कभी मना नहीं करेगी। पेड़ लगाने से कभी प्रदूषण बढ़ेगा नहीं, उल्टा शुद्ध होगा। तो एक तो ऊर्जा ऐसी है जिसको खर्च करो और तैयार भी करो, कोई प्रदूषण नहीं है। और दूसरी ऊर्जा ऐसी है, अगर आपने हवा में प्रदूषण भर दिया, पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का, आप शुद्ध करने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। और स्पेस को प्रदूषित कर दिया रेडियो वेव से, बहुत सारी माइक्रोवेव से, तो उसको शुद्ध करने का उपाय नहीं है। तो जिसको शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं हो और जो ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रदूषण बढ़ता हो, उसको लेना ठीक है। अथवा जो ऊर्जा निरापद ऊर्जा है, पशुओं की ऊर्जा है, मनुष्यों की ऊर्जा है, कोई काम हम हाथ से क्यों नहीं कर सकते? बैल जो करते थे, बैल चलता था तो गोबर करता था खेत में, पेशाब भी करता था, अर्थात खाद भी डालता जा रहा है। प्रदूषण नहीं कर रहा, खाद और डाल रहा है, शुद्ध खाद, प्राकृतिक खाद। और ट्रैक्टर क्या करता है? ट्रैक्टर चलता है तो वायु को प्रदूषित करता जाता है। प्रदूषित करेगा तो ही जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि बीमारी होगी। ट्रैक्टर की कंपनियां ट्रैक्टर बेचेंगी, पेट्रोलियम की कंपनियां पेट्रोल बेचेंगी, बैलों से क्या मिलेगा? अर्थात कंपनियों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे कोई मरे या जिए। एक देसी कहावत है, कोई मरे या जिए, सुथरा घोल बतासा पिए। एक व्यक्ति है, शरबत पीता रहता है, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें खा, कोई मरे जिए उसको कोई लेना देना नहीं है। तो कोई मरे या जिए, सुथरा घोल बतासा पिए, कोई मरे या जिए, कंपनियों को फलीभूत होने दो। डिजिटलाइजेशन, सब जगह डिजिटल हो जाएगा। आज ये राजस्थान के गृह मंत्रालय की क्राइम ब्रांच की साइट है, कर ली, अब कर लो इलाज। जो क्राइम ब्रांच है, क्राइम को रोकती है, उसी की साइट को हैक कर लिया। अगर जितने बैंकों की साइट, हमारा सब बैंक में रखो पैसा, विकसित होना है। कागज के नोट है ना, सोने चांदी के तो गए, कागज भी जाएगा। विकसित होंगे, मोबाइल में से फटाफट पैसा ट्रांसफर किया, लिया और दिया, अंक देखे बस, और कुछ नहीं देखा, वही विकसित है। तो कोई पर्स की जरूरत नहीं, एक मोबाइल में सब कुछ है। और इसको कोई हैक कर लेगा, पैसा उड़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? राजस्थान पत्रिका एक अभियान चला रही है साइबर क्राइम रोकने के लिए, कैसे कैसे ठगते हैं, बहुत सारा पर्दाफाश किया। साइबर वालों को, साइबर ठगों को अवसर कौन दे रहा है? अवसर वो दे रहे हैं जो कह रहे हैं सब पैसा बैंक में रखो, घर पे रखो पैसा काला, और बैंक में रखो पैसा हो गया सफेद। ये परिभाषा गढ़ने वाले ये कौन है? ये जीडीपी और विकास, दो राक्षस हैं, पिशाच है। मेरे जेब में पैसा है तो है काला, और मैं उस बैंक में निकाल दे दूं, वो हो गया सफेद। और फिर मैं बैंक में जाके चक्कर लगाऊं, वो कहे कि सर्वर डाउन है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो पहले 20,000 का मोबाइल खरीदूं।
यह विकास हो रहा है, कंपनियों का विकास। मोबाइल भी कैंसर की मशीन है। दुर्भाग्य से कैंसर की मशीन सबको पकड़ा दी, सबको पकड़ा दी। इसके बिना जीने नहीं देगी सरकारें। हर काम मोबाइल से, छोटे बच्चों के पास मोबाइल। और अब एक अभियान चल रहा है, मोबाइल का उपवास करो। मोबाइल से ये रोग हो रहा है, वो रोग हो रहा है। ये पैदा किसने किया था? मोबाइल की बीमारी पैदा किसने की थी? आप लोगों ने ही पैदा की। आप बता रहे हो उपवास करो। पहले किसी को नशे की आदत डाल दो, शराब की आदत डाल दो, अफीम की आदत डाल दो, खूब आदत पड़ जाए आपका। जब शराब अफीम सब बिक जाए, खूब आप पैसा कमा लो, फिर आपको सोचें कि आपको दूसरे तरीके से कमाए। तब कहें कि शराब पीना हानिकारक, अफीम छोड़ना हानिकारक है, नशा मुक्ति केंद्र में जाओ, उसको भी मैं चलाऊंगा। पहले दारू बेच के पैसा कमाया, अफीम बेच के पैसा कमाया, फिर नशा मुक्ति केंद्र बना करके पैसा कमाओ। मुझे पैसा चाहिए। ये हो क्या रहा है? आपने सिखाया। जिसने मोबाइल बनाया वो कह रहा है कि ज्यादा उपयोग मत करो। जिसने एआई का आविष्कार किया वो कह रहा है हानिकारक होगी, पर सुनता कौन है? नशा लगा दिया। फिर आपने अनिवार्यता कर दी। दिल्ली में कोहरा पड़ा, विद्यालय बंद, बच्चे बीमार हो जाएंगे। फिर क्या करो? घर पे पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, नहीं है तो खरीदो। कोरोना में सबको मोबाइल पकड़ा है। अर्थात इस धरती को हम सारे हीट वेव से भर रहे हैं। अच्छी तरह मारना भी है तो अच्छी तरह मार रहे हैं। ऐसे मार रहे हैं, घुट घुट के मरे, सड़ के मरे, रोगी हो के मरे। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक तो चलते फिरते हो रहे। कल के पेपर में 8 साल की कितनी बच्ची को हार्ट अटैक हुआ। कभी सुना था कि पहले? टीके लगवाए थे, जबरदस्ती लगवाए थे, फिर गए हमने नहीं लगवाए। हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया, स्वेच्छा से लगाए। पहले जनता को मारो, फिर कहो नहीं अपने आप मर रही है, हम थोड़ी मार रहे। क्योंकि इसमें भी तो जीडीपी बढ़ा होगा, इसमें भी विकास हुआ होगा, इतना पैसा आया और हमने ये बताया कि दुनिया में हमने इतना टीकाकरण कर दिया। इस प्रकार की वृत्तियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो प्रदूषण होता है, जो स्पेस प्रदूषण की बात कर रहा था, उससे भी अगला विचारों का प्रदूषण हो गया। विचारों को पवित्र रखने के लिए हमारे यहां कोई शिक्षा नहीं। विचारों को अपवित्र करने के लिए, गंदा करने के लिए हजार साधन है, शुद्ध करने का कोई नहीं। इस धरती पर अधिकांश लोग मांसाहारी हैं। भारत में भी 70% हो गए। तो मांस खाने वाले, नशा करने वाले, मछली खाने वाले, गंदा अभक्ष्य अंडा खाने वाले जब दुनिया को दिशा निर्देश देंगे तो क्या अच्छा देंगे? वो तमोगुणी अभक्ष्य भोजन जो करेगा, तमोगुणी अभक्ष्य विचार करेगा वो। और वे आज हमारे नीति निर्धारक हैं, वे आज हमारे आदर्श हैं। ये बात कहने को सामान्य लग रही है। हम किसी भी नेता से प्रभावित हो जाते हैं, किसी अभिनेता से प्रभावित हो जाते हैं, किसी वैज्ञानिक से प्रभावित हो जाते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उसका भोजन कैसा है, ये तो विचार का विषय नहीं किसी के लिए। कोई धार्मिक व्यक्ति भी नहीं सोचता। अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, मांस मछली अंडा खाएगा तो हिंसा करेगा ही। इस हिंसा की तरंग पैन वेव्स मारेगा, उसमें क्रोध की वेव्स होगी, क्रूरता की वेव्स होगी, और जो मरेगा उससे पैन वेव्स निकलेगी। ये तीनों वेव्स मिलकर के इस ब्रह्मांड को हिला देंगे। केवल रेडियो वेव या माइक्रोवेव या दूसरा प्रदूषण ही वायुमंडल को गर्म नहीं कर रहा है। ईर्ष्या की वेव्स, क्रोध की वेव्स, काम की वेव्स, दर्द की वेव्स, शोक की वेव्स, झूठ की वेव्स, ये भी सबको हिला रही हैं। क्योंकि ये स्पेस से भी सूक्ष्म है। मनस्तत्व उसको हिला रही है। मनस्तत्व हिल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इस वेव्स को, इस मनस्तत्व को बिगाड़ने के लिए सबके पास मोबाइल है। फिर अपराध होते हैं।
कहते बच्चे बिगड़ गए, बिगाड़े किसने? क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या देखते हैं, पर सबको स्वतंत्रता है, सबको मिलना चाहिए मोबाइल। फिर नए नए कानून बनाओ, बलात्कारी के लिए किसी के लिए कुछ कानून बनाओ, किसी के लिए कुछ कानून बनाओ। अपराध क्यों हो रहे हैं इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो मनस्तत्व भी प्रदूषित है, इसलिए आग तो लगेगी। कल्पना कीजिए कि हमारे यहां भी जंगल है, समुद्री तट पर जंगल है, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर जंगल है, उत्तराखंड कश्मीर में जंगल है, मेवाड़ की पहाड़ियों में जंगल है, पूर्वांचल में बहुत जंगल है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में बहुत जंगल है। शहर में परेशान होकर ये व्यक्ति, क्योंकि प्रदूषण है, दिल्ली में देखते हैं प्रदूषण क्या होता है दिवाली के आसपास, सारा दोष किसानों के ऊपर मर दिया जाता है। और उस प्रदूषण से भाग के जाते हैं कि चलो, उन्होंने भी भाग करके लॉस एंजलिस में जंगल में बंगले बनाए होंगे, आराम से रहेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी। उन्होंने सोचा नहीं था शुद्ध हवा किसी दिन हमें मारने वाली हो जाएगी। जंगल में पहुंच गए शुद्ध हवा के लिए, जंगल में आग लगेगी तो कहां जाओगे? गांव में आय के स्रोत नहीं रहेंगे, पानी नहीं रहेगा, शहरों में जाओगे, शहर में प्रदूषण होगा, वहां से भाग के जंगल में जाओगे, जंगल में आग लगेगी। और भूकंप तो कहीं भी आ सकता है, शहर में भी आ सकता है, गांव में आ सकता है, जंगल में आ सकता है, भूकंप भी आएंगे, क्योंकि आप धरती को खोखला कर रहे हैं। खोखला करने के लिए विकास और जीडीपी दो ही राक्षस उत्तरदायी हैं। अगर आग भी लगे, भूकंप भी आवे और सूखे पड़े, कहीं बाढ़ आवे, सब एक साथ होने लग जाए, इससे भी संतोष नहीं हो रहा तो युद्ध कराए जा रहे हैं। युद्ध हो नहीं रहे, कराए जा रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे होते नहीं है, कराए जाते हैं, कुछ लोग कराते हैं। जाति दंगे हर जगह, अर्थात मनस्तत्व बहुत गंदा हो गया। और मनस्तत्व को शुद्ध करने का जो उपाय था वह था केवल वेद आधारित आध्यात्मिक जीवन। इसलिए धरती को बचाना चाहते हो तो विकास और जीडीपी की परिभाषा बदलिए। विकास की परिभाषा सच्चाई का विकास, ईमानदारी का विकास, शांति का विकास, भाईचारे का विकास और अस्तेय का विकास, ब्रह्मचर्य का विकास, परस्पर मैत्री का विकास, सादगी का विकास, तपस्या का विकास, यह विकास है। और जीडीपी, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर रह सके, किसी दूसरे पर निर्भर कम से कम रहे, फिर भी सबको लेके चले, वह जीडीपी, वह खुशहाली, प्रसन्नता। अगर आपकी जीडीपी नागरिकों में भय पैदा कर रही है, नागरिकों को दुख दे रही है, नागरिकों की चिंताएं बढ़ा रही है, और उनमें अशांति पैदा कर रही है, तो उस जीडीपी का क्या लाभ है? अगर विकास हमें रोगी बना रहा है, विकास प्राकृतिक आपदाएं ला रहा है, विकास हमें मृत्यु के मुख में धकेल रहा है, तो वह विकास किस काम का? वो विकास नहीं, विनाश है। इसलिए अगर हम जीना चाहते हैं तो एक मार्ग है कि जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार को जानें, जिस सृष्टि में हम पैदा हुए उस सृष्टि को जानें, और सृष्टि को जानने का सबसे निरापद, सबसे अच्छा उपाय है वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान को छोड़ करके संसार की कोई पद्धति, कोई शिक्षा पद्धति सृष्टि के बारे में आपको ठीक नहीं बता सकती।
जीवात्मा के बारे में ठीक ठीक नहीं बता सकती, परमात्मा के बारे में ठीक ठीक नहीं बता सकती। जब तक इनके विषय में ठीक ठीक नहीं जानेंगे तब तक हमें संसार में रहना आएगा नहीं। आसमान में उड़ लेंगे, सागरों की यात्राएं कर लेंगे, चंद्रमा पर चले जाएंगे, मंगल पर चले जाएंगे, पर धरती पर चलना नहीं आया तो ये कहीं भी जाना बेकार है। और धरती पर चलना, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, दूसरे पशु पक्षियों प्राणियों से कैसे व्यवहार करना है, उनको कैसे सुखी करना है, ये हम सीखेंगे कब? जब हम मानेंगे कि सारी सृष्टि ईश्वर का परिवार है और ईश्वर का परिवार सृष्टि को बताता है केवल वेद। कोई मुस्लिम को परिवार बताता है, कोई हिंदू को परिवार बताता है, कोई ईसाई को परिवार बताता है, कोई यहूदी को परिवार बताता है, कोई जैन बौद्ध अपने को परिवार बताते हैं, कोई वामपंथी का कोई परिवार नहीं, वो लूटो खाओ वाला है। लेकिन वेद कहता है सभी प्राणी मेरे भाई हैं, सभी प्राणी ईश्वर का परिवार है, ईश्वर मेरा पिता है और प्रकृति माता है या फिर भूमि माता है। जब भूमि को माता मान लेंगे, ईश्वर को पिता मान लेंगे तो कोई जीव हमारा भक्ष्य नहीं रहेगा, भोजन नहीं रहेगा। सभी हमारे साथी होंगे, सभी हम एक दूसरे को सुखी करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए दिशा बदलिए। और मेरी वीडियो जो भी सुन रहे हैं उनको अगर लगता है कि मैं तर्क संगत कुछ बोल रहा हूं तो इसका प्रचार करिए, सरकारों को लिखिए, राज्य सरकार को लिखिए, भारत सरकार को लिखिए, पर्यावरण विभाग को लिखिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ को लिखिए, सभी देशों को लिखिए कि अगर आप आग से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, प्राकृतिक आपदा से बचना चाहते हैं, सो सादगी और सहजता भरा जीवन जीना सीखें। इस विकास और जीडीपी की मृत तृष्णा को उखाड़ फेंकें, छोड़ें इसको, अपनी आवश्यकताएं कम करें, विलासिता की सामग्री नहीं खरीदें, किसी जरूरतमंद को पैसा दे दें उसके स्थान पर। जिस वस्तु से प्रदूषण हो रहा है उसका कम से कम उपयोग करें। इसलिए आए हमारे इस अभियान में जुड़े। वैदिक विज्ञान केवल वेद मार्ग ही संसार को बचाने का मार्ग है, सभी प्राणियों को सुखी करने का मार्ग है, यही सच्चा विकास मार्ग है, यही सच्चा सबको सुख शांति देने का मार्ग है। ईश्वर सबको बुद्धि दे, विशेषकर हमारे नीति निर्धारकों को और देश के नागरिकों को, दुनिया के नागरिकों को, तो हम सुखी रह पाएंगे, अन्यथा हम यूं ही तड़पते रहेंगे। ओम शम।